आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। बात कर लेते हैं राजेश खन्ना साहब के बारे में। जहाँ तक राजेश खन्ना की कामयाबी की बात है, राजेश खन्ना की कामयाबी का दौर 1969 से लेकर 1972 तक बहुत अच्छा चला। और अगर इस समय के बीच की भी बात करें कि 1969 से 1972 यानी 1969 से लेकर 1972 के बीच में भी वो कौन सा समय था जब राजेश खन्ना बहुत गहराई से जमे हुए थे। यानी कोई अगर सोचता था फिल्म स्टार के बारे में तो राजेश खन्ना का ही चेहरा सभी के दिमाग पर आता था। सारे स्टार्स थे, ऐसा नहीं था कि कहीं कोई कमी थी। उस समय भी बहुत सारी चीज़ें थी, एक ट्रांजिशन पीरियड भी था। ट्रांजिशन मतलब पुराने स्टार्स भी थे, नए भी थे। अब जैसे पुराने स्टार्स में जुबिली कुमार यानी राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, राजकुमार, बहुत सारे जो पुराने कलाकार थे, उनके अलावा उनके जो समकालीन थे, जैसे मनोज कुमार, धर्मेंद्र, इस तरह के जो कलाकार थे वो भी पर्दे पर थे। लेकिन उसके बावजूद भी 1970 के थोड़ा पहले तक और जो राजेश खन्ना ने एक पकड़ बनाना शुरू किया, वो पकड़ ऐसी थी कि 1972 तक कोई और व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, जहाँ तक हम बात फिल्म स्टार की बात करते हैं तो। इतने लोगों की भीड़ में, इतने कलाकारों की, इतने चकाचौंध करने वाले स्टार्स की भीड़ में एक व्यक्ति खुलेआम चमकता हुआ दिखाई देता था और इस च्याले का नाम था राजेश खन्ना। जहाँ तक बात राजेश खन्ना के आने के बाद दूसरे लोगों का क्या हो रहा था, दूसरे स्टार्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था इस बात का, वो ऐसा है कि राजेश खन्ना के सामने कोई भी स्टार दिखाई नहीं दे रहा था। सभी निर्माता, निर्देशकों, ऑडियंसेस के सामने सिर्फ राजेश खन्ना और राजेश खन्ना। ऊपर आकार, नीचे काका। ये जो कहावत बनी या कहावत चित्रार्थ हुई या चरितार्थ हुई, ये सिर्फ राजेश खन्ना के ही नाम से बन सकती है। और अगर फिर भी उनके साथ अगर किसी का नाम लिया जा सकता है कि उस समय भी अगर राजेश खन्ना को कोई टक्कर दे रहा था, आखिर कोई तो टक्कर दे रहा होगा, तो वो एक एक ऐसा नाम था, इकलौता बता सकते हैं हम उसको। उस नाम, उस अभिनेता का नाम था, आप शायद समझ गए होंगे, ही मैन नरम धरम या गरम धरम, जो भी है, मैं उनको नरम धरम भी बोलता हूँ और गरम धरम भी बोलता हूँ। धर्मेंद्र एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे स्टार जो कि कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष या कोई स्टार कभी भी आया, जब तक धर्मेंद्र ने काम किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अगर कोई भी स्टार उनके बीच में आया तो धर्मेंद्र की जो रफ्तार थी ना, वो एक जैसी रही। धर्मेंद्र को उस पर्टिकुलर किसी किसी स्टार के आने से कोई प्रभाव ना तो कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। धर्मेंद्र बराबर अपने समानांतर बिंदुओं पर पूरा खेलते रहे। अमिताभ बच्चन साहब के आने के बाद में भी धर्मेंद्र की इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ा। धर्मेंद्र राजेश खन्ना के समय पर भी इकलौते ऐसे कलाकार थे, इकलौते ऐसे स्टार थे जो कि राजेश खन्ना को टक्कर दे रहे थे। लेकिन साहब, राजेश खन्ना जो है ना, वो एक अलग ही चीज़ है। यानी उनकी अगर हम स्टारडम और फेम देखें तो वो फेम ना तो आज तक किसी को मिली, ना कभी ऐसी स्टार कास्ट, मतलब ऐसा जो जो फैन फॉलोइंग होती है स्टार की, वो कभी भी, मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये कल्पना से परे की बात है। और इसके बारे में कह कौन रहा है? पुराने जितने भी लोग हैं जिन्होंने राजेश खन्ना को बहुत नज़दीकी से देखा, जो उनके साथ रहे, जो उनके फैंस रहे, जो उनके समकालीन हैं, सभी लोग इस बात को बताते हैं। अब चाहे उनमें राजेश खन्ना के साथ किसी का मनमुटाव हुआ हो, चाहे कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, लेकिन इस बात पर सभी लोग एक मत हैं। बच्चन साहब ने भी
कई बार बोला है इस बात को कि राजेश खन्ना जैसा स्टारडम किसी के पास नहीं था। वहीं सलीम जावेद साहब ने भी यही कहा है अलग अलग अपने इंटरव्यूज़ में कि जैसा स्टारडम राजेश खन्ना साहब के पास था वैसा स्टारडम किसी के पास भी नहीं था। अगर हम बात करते हैं कि भाई राजेश खन्ना को उस समय कौन टक्कर दे रहा था, जैसा मैंने बताया धर्मेंद्र साहब, मगर इनके अलावा बहुत सारे ऐसे स्थापित कलाकार थे। अब अगर हम शम्मी कपूर साहब को भूल जाते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। लेकिन शम्मी कपूर साहब भी बिल्कुल राजेश खन्ना के आने के बाद में साइड लाइन हो गए। ऐसे ही जुबिली कुमार, राजेंद्र कुमार, जिनकी कोई भी फिल्म 25 हफ्ते से कम नहीं चलती थी, नाम ही इसलिए उनका जुबिली कुमार था। उनका भी कहीं कोई पता नहीं था, कहीं कोई अता पता नहीं था। राजेश खन्ना के आने के बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं अगर हम राजकुमार साहब की बात करते हैं, डायलॉग किंग, राजकुमार साहब का भी कहीं कोई पता नहीं था। दिलीप कुमार साहब ट्रेजेडी किंग, जो इंस्टीट्यूशन है, इकलौते इंस्टीट्यूशन बताए जाते हैं। मैं मानता भी हूँ कि अगर कहीं कोई एक्टिंग करता है तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में दिलीप कुमार साहब की झलक उसकी एक्टिंग में आ जाती है। बहुत कम कलाकार ऐसे हैं जो कि दिलीप कुमार के इस प्रभाव से बचे। दिलीप कुमार साहब का भी यही आलम था कि राजेश खन्ना साहब के बाद में, मतलब राजेश खन्ना के आने के बाद में, दिलीप कुमार साहब का भी कहीं कुछ अता पता नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ 1969 से लेकर 1972 का जो काम था, 1969 से 1972 तक। हाँ, 1972 के बाद में चीज़ें एकदम फिसलने लगी। जो ताश के जो जो पत्ते थे वो एकदम तेज़ी से धराशायी होने लगे। जहाँ तक दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की बात है, उनकी जो तिकड़ी थी उसका जादू अभी भी था। ऐसा नहीं था कि एकदम ही पूरी चीज़ ख़त्म हो जाती है, नहीं। लेकिन फिर भी राजेश खन्ना एक अलग ही एक एक जो प्रभाव लिए हुए थे उस समय, और कोई राजेश खन्ना के अलावा कुछ कहता ही नहीं था। यानी दिमाग में अगर किसी के आता था तो राजेश खन्ना ही आता था, अगर कहीं बात फिल्म स्टार की होती थी, और फिल्म स्टार से अलग भी। कुछ इस तरह का आलम था राजेश खन्ना साहब का। और ऐसा नहीं था कि ये राजेश खन्ना की शुरुआत ही 1969 से हुई। इससे पहले उन्होंने कई फिल्में की। इत्तेफाक फिल्म से इनकी शुरुआत हुई, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो फ़ैन फॉलोइंग तो इनकी उस समय भी थी, वो फ़ैन इनके आज तक भी थे। और 1969 से 72 का वो समय था कि जब इनकी फ़ैन फॉलोइंग लाखों में पहुंच गई थी, लाखों में। अगर ये कहीं दिखते थे तो आप इनके सामने लाखों लोगों की भीड़ देख सकते थे। इनके घर के गेट के बाहर 24 घंटे हज़ारों की तादाद में फैंस रहते थे। इनके घर के पीछे, आशीर्वाद के पीछे, जो इनका बंगलो है या बंगलो था, उसके पीछे जो पुलिस चौकी बनाई गई, यानी पुलिस थाना बनाया गया, वो सिर्फ उस भीड़ को हटाने के लिए वो पुलिस थाना बनाया गया, जो आज भी वहीं मौजूद है। अगर कोई पूछे कि भाई उस पुलिस थाने को, पुलिस स्टेशन को बनाने के पीछे असल कारण क्या था, तो वो वही जो बंगला था जो उनका आशीर्वाद कार्टर रोड पर है, वही बंगला, यही वही एक वजह थी कि भाई इस तरह से भीड़ कभी भी कुछ भी उपद्रव मचा सकती है, और मचाती थी। इसी चीज़ के लिए से बचने के लिए जो पुलिस थाना यानी पुलिस स्टेशन बनाया गया। जहाँ तक बात राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग की है, उनकी एक्टिंग दायरे में आती भी थी और दायरे में नहीं भी आती थी। कई सीन्स में हमको लगता है कि राजेश खन्ना स्टीरियोटाइप हो रहे हैं। यानी राजेश खन्ना जो पहली फिल्मों में जो उन्होंने किया, पिछली फिल्मों में जो उन्होंने किया, वही ये दोहराते जा रहे हैं। लेकिन कई जगह पर अगर कहीं कोई ऑड कोई सिचुएशन है, कोई ऐसी चीज़ है, जैसे आनंद फिल्म में उनको एक ऑड सिचुएशन मिली, ऐसे ही हाथी मेरे साथी में उन्हें ऑड सिचुएशन मिली। कई फिल्में आई, उन्होंने जैसा उनको कैरेक्टर मिला उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाला। एक फिल्म थी रेड रोज़। रेड रोज़ में तो आप देखिए साइकोपैथिक किलर जो होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, वैसा उन्होंने किया। तो राजेश खन्ना से इस तरह की उम्मीद करना कि भाई वो सिर्फ
पेड़ों के इर्द-गिर्द गाना गा सकते हैं, या कुछ संगीतकार जैसे पंचम दा या आर डी बर्मन साहब के म्यूज़िक की वजह से राजेश खन्ना को एक प्रशस्ति मिली। सिर्फ़ यही कारण था राजेश खन्ना को चलने का, ये सरासर गलत होगा। तो राजेश खन्ना को, हाँ, जो ऑडियंसेस हैं, जो बल्क में जो ऑडियंसेस हैं, वो मानती हैं कि सिर्फ जैसे बात करें हम कि राजेश खन्ना किसी को क्यों याद आते हैं। राजेश खन्ना साहब प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी पर याद आते हैं उनके गानों की वजह से। उनके गानों की वजह से गानों में कुछ ख़ास बातें हुआ करती थी, सिचुएशन हुआ करती थी, गानों में उनकी अदाएँ हुआ करती थीं, है ना? और ये जो चीज़ें थी ना, यही एक स्टार को, किसी कलाकार को कुछ हद तक अमर भी यही चीज़ें बनाती हैं। जहाँ तक बात बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री की है, कि कोई भी कलाकार गानों की वजह से ज़्यादा याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक सिर्फ गाने, राजेश खन्ना के जो डायलॉग्स थे, पुष्पा आई हेट टीयर्स, या आनंद में, बाबू मोशाय, या बहुत सारी फ़िल्मों में आप देखिए कि राजेश खन्ना के जो डायलॉग्स थे, आप स्वर्ग में देखिए आप उनके डायलॉग, या कोई भी फ़िल्म है, रोटी में देखिए आप उनके डायलॉग्स, कोई भी फ़िल्म ऐसी नहीं है, नमक हराम में देखिए, कि राजेश खन्ना की कोई मुख्तलिफ कोई छाप नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि राजेश खन्ना जो थे ना, वो टैलेंट हंट से चुन कर के आए थे, और उनके सामने जो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के जो दिग्गज थे, जिसमें बी आर चोपड़ा साहब भी थे, ऋषिकेश मुखर्जी भी थे, शक्ति सामंता साहब भी थे, और भी कई लोग थे। तो ये सभी लोग राजेश खन्ना के साथ में जुड़े हुए थे, जुटे हुए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राजेश खन्ना के साथ में बहुत सारे जो नामचीन निर्माता निर्देशक उस समय थे। कब तक? जब तक अमिताभ बच्चन नाम की आंधी मतलब इस इंडस्ट्री पर नहीं आई थी। उनमें जो शुमार नाम थे वो थे ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई, है ना? ये नाम मैंने बोला था आपको। ये सभी लोग आप देखिए, इसके अलावा भी जितने भी उस समय के दिग्गज आपके प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स होते थे, उनकी पसंद राजेश खन्ना के अलावा इधर से उधर नहीं होती थी। शक्ति सामंता और कई, जे ओम प्रकाश उनके साथ बाद में जुड़े, सावन कुमार टांक उनके साथ बाद में जुड़े। बहुत सारे ऐसे इस तरह के लोग थे जिनकी फ़िल्मों की तूती बोलती थी। तो वो सभी लोग राजेश खन्ना को ही सोचते थे उस समय। और ये जो समय था, वो ऐसा समय था कि राजेश खन्ना को उनके सिंहासन से कोई हिलाने की, ऐसा लगता नहीं था कि बरसों बरस बीत जाएंगे, लेकिन कभी भी राजेश खन्ना इस कुर्सी से कभी उतरेंगे नहीं। लेकिन साहब 1972 यानी 1972 के बाद में कुछ ऐसा हुआ जो कि सबकी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि राज खोसला, सलीम जावेद, गुलजार, ये सभी लोग राजेश खन्ना को ही सोचते थे उस समय। राजेश खन्ना के अलावा कोई विकल्प नज़र आता ही नहीं था। अगर कहीं बॉक्स ऑफिस पर अगर फिल्म चलाने का अगर कोई फॉर्मूला था तो वो था राजेश खन्ना। तो राजेश खन्ना के इर्द गिर्द ही सभी चीज़ें घूम रही थी। अगर सभी लोग परिधि थे तो राजेश खन्ना उसका एकमात्र केंद्र बिंदु उस समय थे। जहाँ तक बात गीत संगीत की है, वो एक समय था कि जो ना सिर्फ उस समय जो गाने थे, जो लगते थे कि भाई 1962 से 1969 से यानी 1969 से 1972 तक के बीच में जो गाने चल रहे थे राजेश खन्ना के, और उसके बाद में भी, तो जो राजेश खन्ना के गाने उस समय जितने हिट लगते थे, आज उससे भी ज़्यादा उन गानों की मतलब प्रशंसक बहुत ज़्यादा हैं। और राजेश खन्ना के गाने अलग ही साउंड करते हैं। सभी कलाकारों के गाने एक तरफ और राजेश खन्ना साहब के गाने एक तरफ, और उनमें भी कुछ जो मुख्तलिफ संगीतकार थे वो राजेश खन्ना के साथ टीम में थे। और यही वो समय था जब आर डी बर्मन को भी एक पहचान मिली। आर डी बर्मन भी बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे थे, किशोर कुमार साहब भी बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये जो तिकड़ी थी, ये चौकड़ी थी, आनंद बख्शी, किशोर कुमार, आर डी बर्मन और राजेश खन्ना साहब, ये जो चौकड़ी थी ये बहुत ज़बरदस्त तरीके का काम कर रही थी। और आज भी अगर आप ये गाने सुनते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये गाने इतने पुराने हो सकते हैं।
50 साल हो गए इन गानों को, 50 से भी ज़्यादा, लेकिन आज भी अगर ये गाने प्ले होते हैं, बजते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके सामने ही ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है और ऐसा लगता है कि ये गाने वाला मैं हूँ, इस पर एक्टिंग करने वाला मैं हूँ, इसका संगीत देने वाला मैं हूँ और इसको लिखने वाला भी मैं हूँ। यानी आप हर आयाम से जुड़ जाते हैं। फ़िल्म मेकिंग के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो दृश्य के हों, चाहे वो श्रुति के हों, चाहे वो एक्टिंग के हों, वो जो एक समय था राजेश खन्ना का, तो राजेश खन्ना का वो समय गानों की वजह से भी बहुत ज़्यादा हिट था। आज लोग बाग बात करते हैं संगीत की और इसकी उसकी, लेकिन वो जो समय था ना, वो संगीत के मामले में भी बहुत ज़्यादा एनरिच्ड था। और ये एक विशेष किस्म के गीत जो बनते थे, जिसमें संगीत भी एक अलग किस्म का होता था, उससे पहले इस तरह के संगीत की कल्पना नहीं की गई थी। इसका आगाज़, इसकी शुरुआत फ़िल्म आराधना के साथ में हुई थी और यही वो फ़िल्म थी जिसने सही मायनों में राजेश खन्ना को एकदम से ऊँचाई पर पहुँचा दिया था। गीतकार जावेद अख्तर अपने कई इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं कि जब भी कभी बात 1969 से लेके 1972 तक की आएगी, तो मैं एक ही बात कहूँगा। ये कौन कह रहा है? ये जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं कि अगर इस समय देखा जाए तो फ़िल्म इंडस्ट्री में अगर वो पूरा एक रेस कोर्स है, तो उसमें सिर्फ़ एक ही घोड़ा दौड़ रहा था और उस घोड़े का नाम था राजेश खन्ना। कोई भी व्यक्ति उनके आस-पास भी नहीं फटक सकता था। दूर-दूर तक की तो बात, मतलब पास की बात तो छोड़िए, दूर-दूर तक भी हमें उस मुकाबले कोई दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, विस्तार देते हुए, इनके जोड़ीदार रहे सलीम खान साहब भी यही बात बोलते हैं, अलग शब्दों में। वो कहते हैं कि आज तक राजेश खन्ना को कोई टक्कर नहीं दे पाया, जहाँ तक बात स्टारडम की है। आज तक बहुत सारे स्टार्स आए। सलीम खान के जो बेटे हैं, उनकी बात भी कहते हैं वो कि सब सलमान खान भी आए, शाहरुख खान भी आए, आमिर खान भी आए, अमिताभ बच्चन भी आए, बहुत सारे स्टार्स आए। लेकिन राजेश खन्ना ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा स्टार था कि उसकी स्टारडम की जो बुलंदी थी वो बहुत ज़्यादा थी। ऐसा आज तक इतनी बुलंदी, इतनी ऊँचाई, इतनी शोहरत, इतनी इज़्ज़त किसी की भी नहीं थी, जितनी राजेश खन्ना साहब की थी। वो भी यही बताते हैं कि 1969 से लेकर के 1972 तक जो ऊँचाई राजेश खन्ना ने जो ग्रहण की, उस ऊँचाई तक आज तक कोई भी स्टार, कोई भी कलाकार नहीं पहुँच पाया। राजेश खन्ना एक ऐसा वो था, एक दौर था कि उन्होंने बैरोमीटर के सारे पैमाने तोड़ डाले। जो स्केल जो होता है, जैसे कि जब हम किसी चीज़ का एक पैमाना नापते हैं, बारिश का पैमाना नापते हैं या किसी भी चीज़ को, तो एक पर्टिकुलर एक एक पॉइंट तक हम बताते हैं कि साहब यहाँ तक बारिश आई थी, यहाँ तक ये फ़्लो हुआ था और इसके बाद में अगर बारिश का फ़्लो चला गया इसके ऊपर तो वो ओवरफ़्लो हो जाएगा। तो जहाँ तक राजेश खन्ना ने मार्क किया था ना किसी समय, वो मार्किंग वही है अभी। वो राजेश खन्ना के नाम से ही वो मार्किंग है। राजेश खन्ना के नीचे ही है सबकी मार्किंग। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि राजेश खन्ना ने जो एक आयाम, एक मार्क सेट किया था, कोई उस मार्क से ऊपर उस मार्क का रिकॉर्ड तोड़ पाया हो। ये आज तक का इतिहास सलीम खान साहब अपने अंदाज़े बयां में कुछ इस प्रकार कहते हैं। और ये जो सफलता थी, ये यूँ मिली एकदम से रातों रात। और ये हालाँकि बहुत कम समय के लिए थी, 4 साढ़े 4 साल के लिए थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा अविश्वसनीय थी, इतनी ज़्यादा चमत्कारिक थी, इतनी ज़्यादा अकल्पनीय थी कि कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। अभी हम सिर्फ़ इन बातों को शब्दों में सुनते हैं, लेकिन जिन्होंने इन सारी चीज़ों को अपनी आँखों से अपने सामने फलीभूत होते हुए देखा, ये वही लोग जान सकते हैं इन बातों को। और उनकी इस बेजोड़ कामयाबी के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री में और मैगज़ीन्स में एक शब्द यूज़ किया जाने लगा। उसका नाम था फेनोमेना या द फेनोमेना, और ऊपर आका और नीचे काका।
चलिए, आज की पेशकश में बस इतना ही। कल आपके रूबरू एक बार फिर से हाज़िर होता हूँ, किसी और एक प्रसंग के साथ में। तब तक के लिए मुझे अपने दोस्त, अपने होस्ट हेमंत कुमार को आज्ञा दीजिए। इन आशाओं के साथ, इन अनुकंपाओं के साथ कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। आपसे कल फिर भेंट होती है। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।